नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज मुद्दा सिर्फ मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन का नहीं है जो नोएडा में हमने कल देखा और आज भी देखा। आज बात इसके पीछे की गहरी साजिश की संभावनाओं पर करेंगे जिसका इशारा सरकार कर रही है। क्या नोएडा की सड़कों पर उतरा आक्रोश वास्तव में मजदूरों की मजबूरी है या फिर किसी ने इस गुस्से को हिंसा में तब्दील किया है? एक पटकथा लिखी गई है। पूरे नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। गाड़ियां जला दी गईं, तोड़फोड़ हुई और पूरे औद्योगिक इलाके में अराजकता का माहौल बना रहा। मजदूरों का कहना है कि भाई 15,000 का वेतन हमारा है, किसी का 12,000 है, इतने में काम चल नहीं रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। एक दिन की दिहाड़ी में सिर्फ गैस भरवा पा रहे हैं और गुजारा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरकार का दावा बिल्कुल अलग है। सरकार इसे एक सुनियोजित साजिश बता रही है। यहां तक कि पाकिस्तानी कनेक्शन की भी आशंका जताई गई है। बाहरी तत्व, सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह और माहौल बिगाड़ने की कोशिश, ये तमाम बातें कही गई। पुलिस भी कह रही है। दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हैं। उनका सीधा कहना है कि यह अन्याय की चरम सीमा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है और सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए साजिश का नैरेटिव गढ़ रही है। तो अब तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ सरकार जो कह रही है कि विदेशी हाथ है इसमें और सुनियोजित अशांति है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि इसे मजदूरों के हक की लड़ाई की तरह देखा जाए। अब आते हैं जवाब तो चाहिए कि हमारे सवालों पर जो बहुत गंभीर है। पहला सवाल बहुत स्पष्ट है, मजदूरों के नाम पर औद्योगिक ढांचे को अस्थिर करने की साजिश रची गई क्या? क्या जानबूझकर यह किया गया? सिर्फ मजदूरों का प्रदर्शन था, फिर यह हिंसा कैसे भड़क गई? सवाल तो गंभीर है। और अगर यह साजिश भी थी तो उसके पीछे है कौन? क्या पाकिस्तान का कनेक्शन है कोई इसमें? क्योंकि योगी जी के कैबिनेट के एक मंत्री ने बयान दिया है, उनका बयान भी आपको आगे दिखाएंगे। एक और सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मजदूरों के असली मुद्दे इस राजनीतिक टकराव, आरोप प्रत्यारोप में कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएंगे? आज ये विषय भी हम उठाएंगे। देखिए, एक तरफ सरकार जो कह रही है कि ये विदेशी हाथ और सुनियोजित अशांति है, दूसरी तरफ विपक्ष, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी, इसे मजदूरों के हक की लड़ाई बता रही है। इसलिए आज की बहस में सिर्फ नोएडा के हिंसा की ही नहीं, आज की बहस है मजदूरों के हक बनाम साजिश के नैरेटिव की। क्योंकि सच क्या है ये जानना देश के लिए जरूरी है, उनका अधिकार है, क्योंकि सवाल बहुत है और जवाब तो चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले देख लीजिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे। जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब मुख्यमंत्री जी को सरकार को ये जानकारी रही होगी कि वहां पर पिछले कई दिनों से इस तरह की बात चल रही है कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है इसमें। सवाल ये है कि अगर साजिश है तो उनका इंटेलिजेंस कहां चली गई थी? इंटेलिजेंस भी क्या उन्हीं के साथ बंगाल में प्रचार करने चली गई थी क्या? अगर केवल उद्योगपतियों के लिए आप काम करेंगे, बड़े लोगों के काम करेंगे तो स्वाभाविक है इस महंगाई में, उस लगातार बढ़ती हुई महंगाई में मजदूर स्वाभाविक के सामने आएंगे अपनी मांग को लेकर के। ये बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि सरकार जो भी मुद्दे आम जनता के, आम लोगों के सामने आते हैं उस पर ध्यान नहीं देती है। उस पर कहीं ना कहीं आंखें मूंद लेती है, अपना मुंह फेर लेती है। तो जब लोग परेशान हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तेजित होंगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती थी कि उन मजदूरों की बात सुने और जो वो मांग कर रहे हैं उसकी बात सुन तो लेती कम से कम। तो ये बात अनसुनी भी करते हैं, लोगों पे लाठियां भी बरसाते हैं, डंडे भी बरसाते हैं, पथराव करती है ये नहीं है, ये करवाते भी हैं और साथ में ये बुलडोजर भी चलवाते हैं। कि प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे वित्त प्रमुख सचिव वित्त जो है उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये बता दिया है कि जो 13,000 से उनकी तनख्वाह 16,668 रुपया कर दी गई है। इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी, इस नाते वो लोग उसमें कुछ शरारती तत्व हैं
जो विपक्षी पार्टियों से तालमेल रखते हैं। जब उनकी जो मांग थी, जो उनकी डिमांड थी, उसको सरकार ने पूरा कर दिया। हमारे वित्त मंत्री ने, वित्त सचिव, प्रमुख सचिव वित्त ने प्रेस वार्ता करके ऐलान कर दिया। तो चूंकि रात को फैसला हुआ, इस नाते लोगों को जानकारी नहीं हुई, इस नाते वहाँ आंदोलन हुआ। वो रुकेगा जब जानकारी सबको हो जाएगी कि हमारी तनख्वाह बढ़ गई है, तो अपने आप रुक जाएगा। हमारे द्वारा अलग अलग स्थानों पर हुई घटनाओं को लेकर 7 FIR दर्ज की गई है और 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको उकसाने की दिशा में जो लोग चिन्हांकित हुए थे, उनके भी कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और आने वाले दिनों में भी कुछ गिरफ्तारियां की जाएंगी। श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है एंड इसके साथ साथ और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुंचे। इसके साथ साथ जो बोनस है वो सालाना नवंबर से पहले मिले। इसके साथ साथ अगर ओवर टाइम काम किया जा रहा है उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यौन उत्पीड़न समितियां हैं हर जगह गठित करी जाएंगी, महिलाएं इनके अध्यक्ष रहेंगी और इन सब का जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा किया जाएगा कि कौन है, कहां आप शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिकायत पेटियां भी रहेंगी। इसके अलावा भी अगर कोई भी शिकायत किसी भी श्रमिक भाई बंधुओं की है तो हमेशा प्रशासन भी साथ में है, शासन भी साथ में है, कलेक्ट्रेट के। सैलरी पर उकसाया, मजदूरों को किसने भड़काया, ऐसे बहुत सवाल हैं जिसको आधार बनाकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें भी शुरू हो गया है। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया। सबसे पहले आपको बता देते कि हमारे साथ कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले जान लीजिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविरल मलिक कनेक्ट हो गए हैं। अविरल, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अधिवक्ता सर्वेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कनेक्ट हो गए हैं। सर्वेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ AKD द्विवेदी जी हैं, पूर्व DGP हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है, आपका आभार समय देने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन प्रतिक्रियाओं की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ करना चाहूँगा। अविरल मलिक जी, आपकी सरकार को लगता है ये साजिश है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अन्याय की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है ये, और अगर साजिश है भी अकॉर्डिंग टू अखिलेश यादव, तो आपका इंटेलिजेंस कहां चला गया था? क्या वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा है? ये उन्होंने तंज भी कसा है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या जवाब रहेगा? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से मजदूरों के साथ होने का, मजदूरों के साथ अन्याय होने का और मजदूरों के साथ खड़े रहने का, कुछ लोग कहते हैं कि मजदूरों के साथ खड़े होना, तो निश्चित रूप से मैं भी मजदूरों के साथ खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी मजदूरों के साथ खड़ी है और उत्तर प्रदेश मजदूरों के साथ खड़े हैं, श्रमिक भाइयों के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और जितने पैनल में लोग मौजूद हैं, अगर शैलेंद्र जी की बात करी जाए, ये भी मजदूरों के साथ खड़े हैं। द्विवेदी साहब भी पूर्ण रूप से मजदूरों के साथ हैं, आप भी साथ हैं, हम सब साथ हैं। लेकिन बात सवाल का आता है कि हिंसा करना, वायलेंस को बढ़ावा देना, वायलेंस को किसी रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, जो वायलेंस करता है, जो क्राइम करता है, मैं समझता हूँ। अविरल जी ठीक है, ये तो हो गई वो सारी बातें जो आप हर डिबेट में करते होंगे। मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं सर कि ये पाकिस्तानी कनेक्शन इसमें कहां से निकल आया और क्या साजिश है इसमें? जी देखिए, वो तफ्तीश जारी है और तफ्तीश के साथ साथ वो बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आएगा, हर चीज का पर्दाफाश होगा और जांच के आधार पे कठोरतम ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी जो लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के और तरह तरह की चीजों से उकसावे करने का प्रयास और उकसाने का प्रयास कर रहे थे। सबकी मॉनिटरिंग की जाएगी, सबकी जांच होगी, सब पे कार्रवाई होगी। नंबर 2, जहां तक विषय एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का, क्षति पहुंचाने का बहुत बड़ा अपराध है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये शांति प्रिय देश है, नॉन वायलेंस का देश है, अहिंसा का देश है और पूर्ण रूप से सत्य के आधार पर चलने वाला देश है और निश्चित रूप से इस तरीके का प्रदर्शन यहाँ किसी रूप में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ये जो भी लोग हैं, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर ये हिंसा कर रहे हैं, अगर हिंसा कर रहे हैं तो कौन किस प्रोफेशन का है ये नहीं पूछा जाता है। अगर कोई अपराध कर रहा है तो कौन सा अपराध किया, उसके आधार पर क्रिमिनल है और अगर कोई क्रिमिनल है मैं समझता हूँ उसके ठीक है। ओके अविरल, हमारे साथ ठीक है, जो बाकी पैनलिस्ट हैं अविरल, एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हम ले लें। ओके, गॉट इट। हम एक बार सभी की ओपनिंग रिमार्क ले लें, फिर हम और विस्तार से इस पे बात करेंगे। सर्वेश त्रिपाठी भी हैं, सपा का पक्ष रख रहे हैं हमारे साथ। सर्वेश जी, अखिलेश यादव जी ने, यानी आपके नेता ने कहा है कि भाई ये अन्याय की पराकाष्ठा है, इसलिए इस प्रकार की चीजें हुई हैं। डिंपल यादव जी का भी बयान हमने सुना है, उन्होंने भी यही कहा। अब आप लोगों के हिसाब से अगर ये अन्याय की पराकाष्ठा है तो क्या कानून हाथ में लिया जाएगा? एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था अकॉर्डिंग टू यू, तो क्या गाड़ियां जलाना, तोड़फोड़ करना, इसको सही ठहराया जा सकता है
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। सर्वेश जी। आशीष जी, पहले तो यहाँ सब बड़ों को प्रणाम, आपके जनता को नमस्कार जी। रही बात ये कि जिम्मेदारी जो है वो किसी भी कानून व्यवस्था में जब भी कमियां आती हैं या फिर जिन कारणों से ये लोग सड़कों पे हैं, जो 8,000 10,000 महीना कमा पाते हैं, इसका पहला कारण महंगाई है। और इस कोई भी जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर में समस्या हो रही है या जो कोई भी चूक पाई जाती है, उसकी जिम्मेदारी पहले सरकार की और उसके बाद किसी और की है। अगर कोई है कल्प्रेट, कोई आपको लगता है जो ये कोई किसी भी प्रकार का दंगा तोड़ फोड़ ये जस्टिफाइबल नहीं है, इसमें सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन जनता को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, मीडिया को समझना पड़ेगा, हमें आपको सबको समझना पड़ेगा कि ये फेलियर किसका है। पॉलिसी में पॉलिसी बैंकरप्सी सरकार की तरफ से थी, जिसके कारण इनको सड़कों पे आना पड़ा। ये भीड़ 5-6 दिन से अगर ये पहले से नियोजित था, पूर्व नियोजित था, तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। आपके डिप्लॉयमेंट्स उसी हिसाब से होनी चाहिए थी, लॉ एंड ऑर्डर की, आपके रिक्वेजिशन इसी हिसाब से होने चाहिए थे। डीएम साहिबा का भी बयान आपके चैनल के माध्यम से मैं सुन रहा था, पहले भी देख रहा था कि हमने ये मान लिया, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। जब आप सरकार का कोई नुमाइंदा ये कह रहा होता है कि हम ये चीजें कर देंगे, इसका मतलब है कि वो पहले तो वो मान रहा है कि उन्होंने वो चीजें नहीं की थी। तो ये कमियां सरकार की थी। और सबसे पहले ये समझा जाना चाहिए कि अगर सड़कों पे ये है तो ये बहुत खराब तस्वीर है देश की, प्रदेश की। जहां हम 3 ट्रिलियन, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, इन सब की बातें कर रहे हैं, तो जिनके पीठ पे, जिनके कंधों पे हम बड़ी इकोनॉमी बनते हैं, वो सड़कों पे है हमारे लिए। तो इनको पाकिस्तानी घोषित कर देना, नक्सल घोषित कर देने से पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम एज अ सिस्टम फेल हो रहे हैं। ठीक, हमें अपना आत्मावलोकन करने की आदत नहीं है। ओके सर्वेश जी, एक बार मैं सर ओपनिंग रिमार्क सभी का ले लूं, क्योंकि समय सीमित रहता है तो बात ज्यादा हो नहीं पाती है, क्योंकि हमें और विस्तार से इस पर बात करनी है, इसलिए थोड़ा सा समय दीजिएगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और डीजीपी साहब भी हैं। लेकिन शैलेंद्र सिंह जी, क्या आपको लगता है सर कि मजदूरों के जो असली मुद्दे हैं वो साजिश बनाम ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो नैरेटिव है, इसके आड़ में दबते जा रहे हैं? उनके मुद्दों की बात होनी बहुत आवश्यक है यहाँ पर, या फिर ये जो साजिश की बात कही जा रही है, क्या उस तरफ भी हमको सोचना चाहिए? हो सकता है ऐसा हो। आशीष जी, इसमें दोनों बातें पार्शियली सही हैं। सपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, वो भी ठीक बोल रहे थे, और जो अविरल मलिक जी हैं वो भी ठीक बोल रहे थे। बात यह है कि 5 दिनों से अगर कोई भी प्रदर्शन हो रहा है, कोई भी आंदोलन हो रही है, तो उस चीजों पर पुलिस को जरूर सक्रिय होना चाहिए, वहां के प्रशासन को, कि वहां पे इस माहौल को कहीं गलत हाथों में न चला जाए और वहां कोई बाहरी तत्व इसमें आकर के जो विदेशी शक्तियां हैं या देश विरोधी लोग हैं, वो उसको न मोटिवेट करके अपने शिकंजे में ले लें उस आंदोलन को। तो इस फ्रंट पर जरूर फेलियर है नोएडा की पुलिस। दूसरी बात यह है कि जो डीएम साहिबा कर रही हैं कि हम उस पर सुविधा करेंगे, देंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि तब आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि ये चीजें वहां नहीं थी। लेकिन मैं जो चीज कहना चाहता हूं कि जो मजदूरों की सैलरी बढ़ाने की मांग है, वो सरकार के पास एक अपना लिमिटेड है कि हम आपको न्यूनतम मजदूरी तो दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप कंपनियों से नेगोशिएट कीजिए कि आपको कितने सैलरी पे काम करना है, आप वहां मत कीजिए काम, दूसरी जगह काम ढूंढ लीजिए। तो सरकार ने वहां पे अच्छी कदम उठाए कि उसने 1000 से लेके 2000 रुपए तक का बढ़ा दिया, मंथली अपना उनकी सैलरी बढ़ा दी। लेकिन अब इसमें एक चीज और जोड़ने वाली बात आ जाती है, जैसे अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि जब तक सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करती रहेगी, तो उसमें अखिलेश जी भूल जाते हैं कि उनकी सरकार में अंबानी के लिए, अनिल अंबानी के लिए, और आपको जया बच्चन के लिए और सुब्रत राय सहारा के लिए कितना काम होता था। तो ये सब तो सारे ही पार्टियां अपने अपने समय में जिसके साथ जिसकी ट्यूनिंग होती है उसके लिए काम करती है, तो इसको बहुत मायने मतलब नहीं रखता है। लेकिन आज एक वीडियो क्लिप उसमें हो रहा था, जारी वायरल हो रहा है, वो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि उसमें कुछ मजदूर ये कह रहे हैं कि हमें अपने काम पर मोबाइल को चलाने नहीं दिया जाता है, मोबाइल देखने नहीं दिया जाता है। आप ये बताएं कि आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कि आपको मोबाइल चलाने की परमिशन है क्या? जब भी आप पैसे ले लिए और आप जब किसी संस्था के लिए, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो उस बीच में आपको मोबाइल क्यों चलाने देना चाहिए? जब आप पूरे पैसे लेते हैं तो पूरा काम करना चाहिए। तो इस तरीके के लेकिन सर इसके लिए गाड़ियां नहीं जला देंगे, शहर नहीं फूंक देंगे ना सर, ये भी तो अपने आप में तोड़फोड़ हो रही है। ये तस्वीरें आप देखते रहिए सर, ये नहीं किया जा सकता कि आप आग लगा देंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। हमारे साथ द्विवेदी जी भी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सर, आप अपने अनुभव से बताइए, ये एक नॉर्मल हिंसा की वारदात है, मतलब
स्वतः ये हिंसा इन मजदूरों ने सोचा, हमने भाई नाराज बहुत ज़्यादा है, उन्होंने हिंसा करने की ठानी, उन्होंने की, या फिर इसके पीछे कोई संगठित प्लानिंग या कुछ ऐसा लगता है, साजिश की कोई बू इत्यादि आ रही है क्या इस पूरे मामले को देखने समझने के बाद? सर देखिए गोस्वामी साहब, एक तो ये नॉर्मल नहीं है, मैं पहले कह दे रहा हूँ, ये नॉर्मल नहीं है जी। दूसरी बात ये भी सच है कि मजदूरों की कुछ समस्याएं अवश्य रही हैं, इसमें दो राय नहीं जी। दरअसल हम सभी लोग जानते हैं कि जब हरियाणा में, पंजाब या दिल्ली में किसानों का कोई आंदोलन होता है जी। तो फौरन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में सतर्कता रखी जाती है, सब मशीनरी सतर्क हो जाती है। ये श्रमिकों का आंदोलन 3 अप्रैल को मनेसर में होंडा मोटरसाइकिल कंपनी की फैक्ट्री से शुरू हुआ और वहां पर हरियाणा में जब शुरू हुआ तो हरियाणा की सरकार ने श्रमिकों के वेतन में 35% की वृद्धि कर दी। कई ऐसे कंपनियां हैं जिनके प्लांट हरियाणा में भी हैं और नोएडा में भी हैं। बिल्कुल। नोएडा के लोग कंपनी जो हरियाणा की कंपनी है उनके लोगों से बात करते रहते हैं, तो जब हरियाणा में वेतन बढ़ गया तो नोएडा का उसी कंपनी के स्टाफ ने भी अपनी मांग वेतन बढ़ाने की शुरू कर दी। 3-4 दिन बात होती रही, अब नोएडा के प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेगा, तो जो शुरू में 3-4 दिन सुगबुगाहट हो रही, बातचीत हो रही थी, उसी समय नोएडा के प्रशासन को इंटेलिजेंस फेलियर की ओर इशारा कर रहे हैं सर आप? इंटेलिजेंस फेलियर की इशारा कर रहे हैं आप? मैं उस पर भी जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रशासन की तो चूक हुई। अब दूसरी बात यह भी सच है, जब प्रशासन की चूक हुई, समस्या उत्पन्न हो गई तो फिर वहां साजिश की बात आ गई। अपने देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियां तमाम अवसरों क्या करती हैं उसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और जब हमारे घर की स्थिति गड़बड़ होती तो तमाम हमारे विरोधी उसमें फिर अपनी टांग फंसाने लगते हैं, ये बात सच है। तो मजदूरों की समस्या थी, समस्या को समय से टैकल नहीं किया गया तो तमाम साजिशकर्ता वालों को अवसर मिल गया। ये कल ही बात स्पष्ट हो गई थी कि कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर कोई मीर इलियास है और अनुषी तिवारी साहब है, इन्होंने अपने एक्स पर ट्विटर जो है उस पर लिखा था कल ही जो है 14 लोग नोएडा की हिंसा में मरे हैं और 32 घायल हो गए हैं। नोएडा में तमाम टीवी चैनल के मीडिया के ऑफिस है, अगर ऐसी बात होती तो कल ही सारे चैनल इसको दिखाते, लेकिन ये सच नहीं था। लेकिन मौका मिला, उन्होंने ठोक दी गलत बात। इस तरीके से अफवाहें फैली, भ्रम उत्पन्न किया गया और तमाम लोग, चाहे वो देश विरोधी हो या देश के अंदर रहने वाले भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं अशांति हो, तरक्की ना हो, उनको अवसर मिल गया ये उत्पात बढ़ाने का या जलती हुई आग में घी डालने का। ये हुआ जो है, लेकिन फेलियर तो रहा प्रशासन की, व्यवस्था की जो है समय से तैयारी नहीं की। भीड़ को भड़काने के जो इनपुट्स हैं उसकी जो आप बात कर रहे हैं वो वाकई बहुत गंभीर है, इसलिए साजिश की जांच भी होनी बहुत आवश्यक है। इसमें अविरल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविरल, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये सुनियोजित साजिश है, नहीं तो हिंसा नहीं भड़कती, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती, लेकिन हमारे साथ डीजीपी साहब हैं, एक्स डीजीपी हैं, उन्होंने अपने अनुभव के साथ बताया कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। जब पड़ोस में इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी तब यहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए था, एक चीज़। और अगर वाकई में आप लोग पाकिस्तान कनेक्शन तक की बात कर रहे हैं, आपके एक अनिल राजभर साहब जो मंत्री हैं उन्होंने ये बयान भी दिया है, तो ये जरा बताइए इसको लेकर कोई ठोस इनपुट है, विदेशी हाथ की तरफ जो इशारा करे, एग्जैक्टली क्या हमको समझा दीजिए सर, क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी हो गया है ये जो हिंसा भड़की है वो क्यों भड़की। अविरल, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, अगर बात कर ली जाए इस प्रकार की हिंसा की तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई तो है, इसके पीछे कोई ना कोई हाथ है जरूर, निश्चित रूप से, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं, और वो जांच के आधार पे बिल्कुल सामने आएगा, स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 2, जहां तक विषय इंटेलिजेंस के फेलियर का, तो निश्चित रूप से निचले स्तर पे कौन वहां क्षेत्रीय थानेदार है, कौन चौकी प्रभारी है उन क्षेत्रों के, और उसके साथ साथ कौन बीट ऑफिसर्स हैं, और अगर बात कर ली जाए एलआईयू की तो रीजनल एलआईयू में कौन लोग हैं जो भी वहां के स्थानीय अधिकारी हैं एलआईयू के, निश्चित रूप से उनका फेलियर है, इसमें कौन सा दो राय, बिल्कुल स्पष्ट है। और उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, जांच के आधार बिल्कुल स्पष्ट होगा उन्होंने रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं दी। वहां का जो क्षेत्रीय एलआईयू है निचले स्तर का,
तो उसकी जांच होगी, जांच के आधार पे, रिपोर्ट के आधार पे कठोरतम कार्रवाई भी उन लोगों के विरुद्ध की जाएगी और उनकी जवाबदेही तय करने का काम पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार करेगी। इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह देना कि पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस का फेल्योर है, या फिर ये भी कह देना इसमें कि जो लखनऊ में बैठे हुए हैं उच्च अधिकारी हैं, अच्छा, अविरल इसकी कितनी संभावना है, अविरल इसकी कितनी संभावना है कि मजदूरों के नाम पर औद्योगिक ढांचा जो हमारा है नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का, उसको अस्थिर करने की साजिश रची गई हो? बिल्कुल निश्चित रूप से टारगेट पूर्ण रूप से नोएडा को, उत्तर प्रदेश को, हमारी सरकार को, या फिर एक तरीके से अस्थायी करने के विषय में जो टारगेट करने का काम पूर्ण रूप से किया गया है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होगी। और मैं समझता हूं ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है, इससे अधिक कुछ नहीं है। ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है। अगर देश को आप अनस्टेबलाइज करने का काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट अनस्टेबलाइज हो जाए, इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं, और वो हिंसात्मक नजरिए से पुलिस की गाड़ियां पलटती जा रही हैं, लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से पुलिस के साथ भी हिंसा हुई है बिल्कुल स्पष्ट है। और जो तोड़फोड़, ये जो लाठी डंडे चल रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे स्पष्ट नजर आ रहा है, जो हिंसा हो रही है, ये कहां से इन लोगों को कहा जा सकता है कि ये सच्चे सीधे ईमानदार लोग हैं? कोई ये अच्छे लोग तो है नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसमें दिख रहा है। ठीक, ओके। सर्वेश भी हमारे साथ हैं, सपा का पक्ष रख रहे हैं। सर्वेश, क्या समाजवादी पार्टी ये मानती है कि इस प्रदर्शन में कोई बाहरी तत्व शामिल नहीं था, या हिंसा को जानबूझ के भड़काया नहीं गया, या भड़काने वाले तत्व शामिल नहीं थे? क्या इस चीज को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड बहुत लाउड एंड क्लियर है? समाजवादी पार्टी न सरकार में है और न समाजवादी पार्टी पुलिस प्रशासन देख रही है, तो ये सवाल ही बेबुनियाद है। समाजवादी सवाल बेबुनियाद नहीं है सर्वेश जी। समाजवादी पार्टी ये कह सकती है बिना पूछे, नहीं बिना पूछे अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि भाई ये मजदूरों का शोषण हो रहा है। डिंपल यादव जी बयान दे सकते हैं कि सरकार कराती है, वही बुलडोजर चलाती है। तो अगर आप लोगों को इतना स्टैंड क्लियर है तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल बेबुनियाद नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है तो अलग बात है। बस मैंने आपसे ये पूछा, सर्वेश जी, क्या समाजवादी पार्टी ये मानती है कि इस प्रदर्शन में कोई बाहरी तत्व या भड़काने वाला तत्व शामिल नहीं था? बस ये बताइए, क्या मानती है समाजवादी पार्टी? सुनिए मेरी बात, अभी आप लीडिंग क्वेश्चन अविरल मलिक से पूछ रहे थे, लीडिंग क्वेश्चंस मत पूछिए, मुझे जवाब अपने हिसाब से देने दीजिए, मैं अपने हिसाब से दूंगा। नहीं तो आप सवाल को बेबुनियाद नहीं बता सकते ना, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोलेंगे आप। मैं एकदम बता सकता हूँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। मैं क्या बोलूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। नहीं तो हाँ, नहीं फिर इस प्रकार की चीजें मैं एक्सेप्टेबल नहीं करूंगा ना। अरे आपके एक्सेप्टेंस के लिए मैं बैठा नहीं हूँ ना। नहीं तो फिर आप उठ के जा सकते हैं भाई। नहीं आशीष जी, सर्वेश जी, यू आर फ्री टू गो, फ्री टू गो, यू आर फ्री टू गो। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, यू आर फ्री टू गो। बेबुनियाद आप बोलेंगे सवाल को तो मैं आपकी हर बात को बकवास बोलूंगा। आप बेमतलब बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं, आप कुछ भी अल्ल सल बोल रहे हैं। आप फ्री हैं, यू आर फ्री टू गो। मैं अगला सवाल राजनीतिक विश्लेषक से लेना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, सर्वेश त्रिपाठी का। भैया ऑडियो डाउन कर दीजिए, अब उठाइएगा नहीं, इनसे बात अब नहीं होगी, इनको जाना होगा, जाएंगे, बैठे रहे। सर्वेश, शैलेंद्र सिंह जी से हम बात करेंगे। शैलेंद्र सिंह जी, ये जरा समझाइए, ये जो विदेशी हाथ का जिक्र होता है, इसके पीछे का क्या नैरेटिव होता है, और ये क्या वास्तविक खतरा है कोई ऐसा, या सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव होता है? इसको किस प्रकार से देखा जाए, जो सरकार का वर्जन है कि हाँ भाई ये साजिश है? आशीष जी, ये साजिश होने का पुख्ता सबूत तो बताएगी पुलिस, लेकिन जो एक पैटर्न है, जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ जो किसान आंदोलन हुए थे, बाद में पता लगा कि उसमें जॉर्ज सोरस का पैसा आया हुआ था, और उससे आंदोलन को हवा दी गई और लंबे समय तक उस आंदोलन को चलाया गया, और फिर सरकार को बैकफुट पर भी उस आंदोलन के कारण आना पड़ा था। और आज भी अफवाह कांग्रेस के द्वारा फैलाना और पत्थरबाजी की घटना कश्मीर से लेकर के बरेली तक किसके पैसों से होती है, और यह दो पैटर्न, कांग्रेस का अफवाह फैलाना और पत्थरबाजी होना, यह एस्टेब्लिश करता है, जो एस्टेब्लिश एक सिस्टम है जो कि हाँ जी ये बाहरी ताकतों का हाथ है, तो उसकी ओर इंगित कर रहा है कि ये एक पैटर्न, एस्टेब्लिश पैटर्न है और उसकी तरफ इसका इशारा है। तो हो सकता है, ये तो जांच के बाद खुलासा होगा और चीजें सामने आएंगी, लेकिन कोई इससे गुरेज नहीं कर सकता और मना नहीं कर सकता कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ ना हो। क्योंकि मान लो कि आप अपने आंदोलन को कर रहे हैं, अपनी मांगे मांग रहे हैं। महिलाओं का एक बड़ा सही एक डिमांड था कि एक ही एंट्री दिया गया है शौचालय में जाने का, भले अंदर 2 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जबकि नियम कहता है कि 2 अलग अलग गेट भी होना चाहिए, जिससे कि महिला की एंट्री हो कि पुरुष की एंट्री हो। इस टाइप की जायज मांगे हैं,
लेकिन ये पत्थरबाजी करने वाले, गाड़ियों में आग लगाने वाले और हिंसक वातावरण बनाने वाले लोग निश्चित रूप से ये मजदूर नहीं हो सकते। हमारे देश के मजदूर इस मिजाज के नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको सरकार अच्छा, आप चूंकि सर आप शैलेंद्र सर, आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमसे जुड़े हैं, तो मैं आपसे विपक्ष की भूमिका पर भी समझना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है क्या? सरकार के खिलाफ इसे हथियार बना रही, क्योंकि भाई अब सामने चुनाव है, 1 साल से भी कम समय बचा है, या सच में ये मजदूरों की आवाज उठाते दिख रहे हैं आपको? इनके बयानों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? जी आशीष जी, ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी ऐसे लूज बॉल को कैच करना चाहेगी या अच्छे से छक्का मारना चाहेगी, तो सरकार भी उसके लिए जिम्मेवार है और पॉलिटिकल पार्टियां तो उसका लाभ लेती ही हैं। लेकिन ये बड़ा संवेदनशील मामला है, अपने देश के मजदूरों का मामला है, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा अपने देश का अभी प्रोडक्शन हब बनने जा रहा है, और वहां पे किसी प्रकार की अशांति विदेश तक हमारे निवेश जो आने वाले हैं उसको प्रभावित करता है। तो उसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए सरकार के साथ कहीं ना कहीं, और वाजिब मांगों के ऊपर उनका समर्थन करना चाहिए किसानों का, जिसके साथ हम भी हैं, आप भी हैं, कोई भी उन वाजिब मांगों के साथ है। लेकिन इसमें अपनी रोटी सेंकना ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीति के लिए बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां आप आंदोलन कर सकते हैं, अपनी राजनीति चमका सकते हैं। लेकिन ये नाजुक मसला है, देश के उद्योग से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस पे जरूर हम चाहेंगे कि सभी पार्टियों को संयम बरतना चाहिए। द्विवेदी जी, अगर बाहरी तत्व सर शामिल थे तो उनको ट्रैक करने या उन तक पहुंचने में सबसे ज्यादा चुनौतियां आप क्या सामने आने वाली हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, ये आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, तो साजिश के तो प्रथम दृष्टया सबूत कल ही कुछ पुलिस को मिल गए थे। अच्छा। और अलग से इन्वेस्टिगेशन की कोई टीम लगी होगी, मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, कुछ और सबूत आज इकट्ठा किए होंगे। लेकिन कुल मिला करके नोएडा पुलिस का, प्रशासन की अभी तत्काल जो प्रमुख प्राथमिकता है, नंबर 1 प्राथमिकता है कि वह प्रयास करके पूरी स्थिति को अतिशीघ्र जितना जल्दी संभव नॉर्मलाइज करे, स्थिति को नॉर्मलाइज करेंगे। कुछ लोग लगे होंगे इन्वेस्टिगेशन करने में, और सबूत मिलेगी तो वो सामने रखेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया कुछ सबूत तो मिले ही हैं, ये बात कल ही स्पष्ट हो गई थी, और आज भी कुछ सबूत मिले जिसके मालूम हुआ कि इसमें साजिश और षड्यंत्र है। साजिश और षड्यंत्र के पीछे जो विदेशी ताकत होती है, उनकी मंशा होती है कि नागरिक आपस में ही ठीक है। विरल, सपा सीधे तौर पर ये कह रही है कोई साजिश वाजिश इसमें नहीं है, उन्होंने सीधे तौर पर इसको खारिज कर दिया है। इसके पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगती है? नहीं, देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा अगर कौन ये इस प्रकार का पक्ष रख रहा है और कौन रख सकता है। अगर इस टाइप की बात की जा रही है तो किस उद्देश्य के साथ की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ सर्वेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, ये एडवोकेट भी हैं, ये चीज जानते होंगे कि भाई अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, अगर कोई पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, डंडे चलाने का काम कर रहा है, ये सामने आप ही के टीवी चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शक देख पा रहे हैं, सुदर्शन न्यूज टेलीविजन के माध्यम से जिस प्रकार से लाठियां चलाने का काम किया जा रहा, तो मैं समझता हूं कि ये कौन सा जायज है, और क्या ये ऐसे ही हो जाता है? ये लाठियां, ये पत्थर, ये सारी चीजें कहां से आ गई, और इसके पीछे किसकी आइडियोलॉजी रही, ये भी सोचने वाली बात है। कौन इसके पीछे है, किन लोगों ने उकसाने का काम किया, क्या कोई लोग हैं? ये निश्चित रूप से जांच का विषय, और जांच के आधार पर पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, मैं ऐसा पूर्ण विश्वास है। लेकिन इस चीज को नकार देना, इनकार कर देना, ये देखिए, ये इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने मुंह को छिपाया हुआ है एक जो युवक इसमें दिख रहा है, इसी भीड़ में जो आपके टीवी चैनल के माध्यम से देख पा रहा हूं, तो ये युवक आखिर जो ये रुमाल बांधे हुए है मुंह के ऊपर, तो किस कारण से रुमाल बांधा हुआ है? सवाल ये बनता है, किस उद्देश्य के साथ ये लोग रुमाल बांध के घूम रहे हैं, डंडा लेके घूम रहे हैं? क्या ये ऐसे कोई मजदूर घूमता है क्या? ये निश्चित रूप से एक सवाल है। क्या देश का मजदूर, देश का श्रमिक, जो कि देश के निर्माण में सबसे बड़ी भागीदारी एक तरीके से देता है, क्या वो मुंह लपेट कर और डंडे लाठी लेके, पत्थर लेके इस प्रकार से घूमता है? मैं समझता हूं कतई नहीं घूमता। अगर इस प्रकार की कोई हरकत कर रहा है, वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है,
तो निश्चित रूप से वो ठीक। क्रिमिनल है और अब उसने अपराध किया है तो निश्चित रूप से कानून के आधार पर सजा होगी। जो भी दोषी होंगे ठीक। उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक मजदूरों का विषय है, हम चाहते हैं मजदूरों का ये विषय तत्काल सॉर्ट आउट हो और निश्चित रूप से कुछ ही घंटों के भीतर पूर्ण रूप से सब शांत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक मजदूरों का विषय, मजदूर बेचारे बहुत सीधे हैं, मजदूर ऐसे काम कभी नहीं करते। और मजदूर की अगर बात करी जाए, उनकी इनकम की बात की जाए, वो जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा मेहनत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनकी किस तरीके से इनकम सही रहे और जहां तक विषय एक तरीके से उनके शोषण का, उनका शोषण प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार कर रही है और किसी प्रकार से उनका शोषण नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। ओके, सर्वेश जी अभी बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टेड हैं बात करने में, इसलिए उनकी तरफ बढ़ेंगे। सर्वेश जी, अगर सरकार साजिश की बात कर रही है तो बिना जांच के आप पहले उसे खारिज क्यों कर देना चाहते हैं? डर किस बात का है? कि आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल स्क्रिप्ट निकल कर सामने ना आ जाए जांच में? कहीं इस बात का डर तो नहीं, या ये सवाल भी बेबुनियाद है? मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं यहाँ जनता से संवाद करने आया हूँ, मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटीज जानता हूँ। मुझे पर्सनली आपके एजेंडा को हवा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किस स्क्रिप्ट, सर पहली चीज मैंने शुरू इससे किया था, अगर आपने सुना होता तो आपको समझ में आता कि ये जो भी हिंसा है उसको मैं पहले ही कंडेम कर रहा हूं। मैंने 9 साल मैंने भी वर्दी पहनी है पुलिस की और मुझे पता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभाला जाता है। तो मैं पहले कह रहा हूं कि ये हिंसा, और ये पहली बार नहीं है कि कोई हिंसक आंदोलन देश में हुआ है। हर चीज पे आत्मावलोकन करने से पहले, सरकार को ये देखने से पहले कि पॉलिसी बैंकरप्सी के नाते हुआ है, पहले ही इसमें जो अगर पाकिस्तान का कनेक्शन हो, अनिल राजभर बता रहे हैं जो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं, तो अगर पाकिस्तान का कनेक्शन हो तो निश्चित आप उसमें, मैं तो ये तब तो और जानना चाहता हूँ कि आईबी क्या कर रही थी आपकी, इंटेलिजेंस ब्यूरो तब तो आ जाता, तब तो एलआईयू का चौकीदारों का मामला ही नहीं है। यहाँ मामला आईबी का रॉ का हो रहा है। तो यहाँ जो आपके जेम्स बॉन्ड दुनिया भर के बैठे हैं जिन पे फिल्में बनती रहती हैं, उनका फेलियर है, सरकार का फेलियर है। कितना बड़ा मामला, पाकिस्तान की इतनी औकात हो रही है कि वो हमारा मजदूरों के प्रोटेस्ट में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां फेलियर है। दूसरा, ऐसे ही किसान आंदोलन में भी बोला जा रहा था, किसान आंदोलन में इवेंचुअली ये पूरा सच ये भी है कि बाद में कानून वापस लेने पड़े थे, यू टर्न करना पड़ा था। तो पॉलिसी में कमी तो थी, कुछ तो किसान भी रहे होंगे जिनको समस्या थी, जिनके नाते पॉलिसी चेंज। चले, कम से कम समाजवादी पार्टी ने पहली बार ये तो माना कि कुछ किसान थे उसमें, मैं कह रहा हूं, बाकी सब खालिस्तानी थे, एजेंडाधारी थे। नहीं, आपने कहा ना, अपने शब्दों को, मेरे शब्दों को ट्विस्ट मत करिए। नहीं, ट्विस्ट क्या कहना है? किसानों का आपने वही कहा, कम से कम ये अच्छा लगा कि ये नहीं कहा आपने कि सारे के सारे किसान थे। कम से कम आपके चैनल ने अभी माना कि खालिस्तानियों के लिए सरकार ने यू टर्न ले लिया। मैं क्या कह रहा हूँ, खालिस्तानियों के लिए नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, खालिस्तानी मूवमेंट उसमें किस प्रकार से एक्टिव था उसकी तो बात अभी मैं करूंगा, तो खैर वो दूसरी तरफ डिबेट डिरेल हो जाएगी। लेकिन ठीक भाजपा ने खालिस्तानियों के दबाव में आके यू टर्न लिया, हो गया ना? ठीक। तो मैं वो जो कह रहा हूं कि सरकार की पॉलिसी बैंकरप्सी के नाते ये लोग सड़कों पे हैं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। तीसरा, जो भी ये हो रहा था प्रिवेंटिव, कितने अरेस्ट हो गए। कोई छोटी सी रैली हो रही होती है किसी नेता की और जो लगता है कि उपद्रवकारी हैं, तो उनको पकड़ा जाता है। स्टेक होल्डर से मीटिंग होती है, डीजी साहब ही वुड अंडरस्टैंड बेटर कि आप जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ आपकी मीटिंग ठीक से नहीं हुई। मजमा अगर होना वाला होता है तो मजमे का लीडर समझा जाता है पहले। दंगा निरोध, दंगा नियंत्रण का बेसिक नियम होता है ये। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन का फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर और सरकार की बैंकरप्सी, पॉलिसी बैंकरप्सी। अच्छा अविरल, ये बात तो सामने आ रही है, ये तो हम भी कहेंगे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई की मार है। एक से कल मैं बात कर रहा था, मैं भी ग्राउंड पर गया था रिपोर्टिंग करने के लिए। कल जब ये प्रदर्शन हो रहा था, नोएडा में मैं था, मेरे ऑफिस के पास में प्रदर्शन हो रहा था, मैं गया था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी एक दिन की दिहाड़ी 1 किलो सिलेंडर भराने में निकल जा रही है, 15,000 रुपए भी हमको मिलते नहीं है। सरकार को 25,000 बताया जा रहा, 200 रुपए साल का बढ़ाया जाता है और बहुत सारी चीजें उनको परेशान वहां पर किया जाता है। ये सब सिचुएशन आई क्यों? सरकार लंबे समय से आप लोगों की, क्या इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया? अविरल जी, देखिए, निश्चित रूप से ध्यान दिया जा रहा है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। महंगाई किस रूप में कम हो, और जहां तक विषय है श्रमिकों का, तो श्रमिकों को क्या मिलता है, इसमें सारी चीजें देखी जानी चाहिए। 60 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार ये इंतजार क्यों किया जाता है अविरल कि इस प्रकार की हिंसा हो, उसके बाद दाम बढ़ाए जाएं, उसके बाद जो है इनकी सैलरी बढ़ाई जाए या इनकी मांगे मानी जाएं? ये सब बाद में क्यों होता है? पहले हिंसा का वेट क्यों किया जाता है कि यहाँ भी आग लगे, गाड़ियां जलें, उसके बाद हम मानेंगे भाई?
नहीं, ये पता नहीं क्यों होता है, ये भी सवाल है। निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि चर्चा हो, हम तो चर्चा चाहते हैं, ऑन टेबल बातचीत चाहते हैं, संवाद स्थापित करना चाहते हैं, वार्ता चाहते हैं, और वार्ता के आधार पे ही सॉल्यूशन हो सकता है। और हम तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति अब भी आना चाहे, हम तो पूर्ण रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी और हमारी सरकार के भी हर कार्यकर्ता इस चीज को लेकर तैयार है। अगर कोई भी व्यक्ति सुझाव देता है अपना, तो वो शीर्ष नेतृत्व तक, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम हमारे द्वारा भी किया जाता है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। अगर बात कर ली जाए सुझाव की, अगर कोई सुझाव देना चाह रहा है वो भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर चर्चा चाहते हैं तो जो भी इनके नेता हैं, जो भी लोग इनके हैं मुख्य, वो चर्चा भी कर सकते हैं, और पूर्ण रूप से चर्चा के आधार पे मैं समझता हूं निष्कर्ष निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अधिकारी मौजूद हैं, सारे अधिकारी मौजूद हैं। नोएडा की अगर बात कर ली जाए, नोएडा में सारे अधिकारी हैं, डीएम हो, एडीएम हो गौतम बुद्ध नगर के, वो भी चर्चा के लिए तैयार है पूर्ण रूप से। ये चर्चा करें, इसमें कोई किसी रूप में समस्या नहीं है। लेकिन क्राइम कमिट करना किसी रूप में मैं समझता हूं ठीक नहीं है कि अपराध कर दिया जाए। और इस प्रकार से अगर कुछ लोग हैं जो सीधे हैं इसमें, और वो कुछ ऐसे तत्वों के जो असामाजिक तत्व हैं उनके चक्कर में आके इसमें फंस रहे हैं, तो कार्रवाई तो उन पे भी होगी। अब जब कार्रवाई होगी, उनका जीवन मैं समझता हूं बेवजह खराब होगा, जो इनोसेंट लोग इसमें बीच में घुसे हैं। तो इसलिए बहकावे में ना आए, मेरा सबसे आपके टीवी चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो लोग असामाजिक तत्व हैं उनके बहकावे में बिल्कुल ना आए और चर्चा में विश्वास ठीक है। शैलेंद्र जी, आपको लगता है कि जो भी दल या जो भी लोग इसे जनता का गुस्सा बताते हैं, वो उनको पॉलिटिकली संरक्षण देते हैं, और ये नहीं होना चाहिए, इसे बढ़ावा मिलता है? देखिए, अखिलेश जी के पार्टी की अपनी एक इमेज है, और वो अपने व्यक्तिगत रूप से बड़े शालीन हैं, और उनके शब्दों पे उनका बड़ा नियंत्रण होता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि उनकी जो सहृदयता है वो एक वर्ग विशेष के लिए ही है। वो उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए, और खुल के बोलते भी हैं कि हाँ जी, हम तो अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम के लिए काम करना चाहते हैं, और हम मुस्लिमों के लिए काम करना चाहते हैं। और रही बात, लेकिन इसमें समर्थन की बात जो है, वो कांग्रेस की जो बात आई है, डीजीपी साहब जो बता रहे हैं, वो गंभीर है विषय। क्योंकि ठीक है शैलेंद्र सर, मेरे पास समय थोड़ा सा सीमित था। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।